आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान के प्लेटफॉर्म ज्ञान सुधा सक्सेस साथी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम करते हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री पेपर 2 के कुछ एमसीक्यूज जो कि नेमिंग द रिएजेंट्स के ऊपर बेस्ड है, यानी हमें या तो कोई रिएजेंट दिया होगा या कोई मॉलिक्यूल दिया होगा जिसका हमें नाम पता करना है, नाम बताना है। सबसे पहला क्वेश्चन है रोजनबंड रिडक्शन से संबंधित, और याद कर लेते हैं कि रोजनबंड रिएक्शन में क्या होता है। एसाइल क्लोराइड का रिडक्शन होता है सिलेक्टिवली टू एल्डिहाइड, आगे फर्दर रिडक्शन नहीं होता, और इस ग्रुप में कोई और भी रिड्यूसिबल अगर ग्रुप हो जिसका अपचयन किया जा सके, उन ग्रुप्स का भी, उन समूहों का भी अपचयन या रिडक्शन नहीं होता। इसके लिए यूज़ किया जाता है हाइड्रोजन और पैलेडियम, और पैलेडियम के साथ बेरियम सल्फेट और क्विनोलिन पॉइजन का यूज़ किया जाता है। ये जो रिएजेंट्स है वो ये तय करते हैं कि एसएल क्लोराइड का सिलेक्टिव रिडक्शन जो है एल्डिहाइड में ही हो और कोई और रिडक्शन नहीं हो। सिलेक्टिव यानी चयनात्मक, यानी खास क्रियात्मक समूह का एक खास क्रियात्मक समूह में परिवर्तन होना, वो सिलेक्टिव रिएक्शन कहा जाता है। क्योंकि हम यहाँ रिडक्शन कर रहे हैं तो ये सिलेक्टिव रिडक्शन के नाम से जाना जाता है। ये रिएक्शन जो है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के साथ होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और कैटलिस्ट है पैलेडियम ऑन बेरियम सल्फेट एंड क्विनोलिन इज़ यूज्ड एज अ पॉइजन। सो ये जो है रोजनबंड कैटलिस्ट के नाम से यूज़ होता, नाम से जाना जाता है। हमारे पास ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिंक एमलगम का, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का, जो कि गलत हैं, और निकल हाइड्रोजन ये भी रिडक्शन के लिए है, ये रिडक्शन के लिए है, लेकिन रोजनबॉन्ड रिडक्शन के सिलेक्टिव रिडक्शन के लिए हम सिर्फ इसको यूज़ करते हैं। सो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर, जो कि आप यहाँ पर भी देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द एसिड विच डज नॉट कंटेन कार्बोक्सिलिक ग्रुप। हमें मालूम है कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में COOH से कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। ये एसिड इसलिए है क्योंकि इसमें से जब प्रोटॉन निकल जाता है, प्रोटॉन का निष्कासन हो जाता है, प्रोटॉन इसमें से एब्स्ट्रैक्ट कर लिया जाता है, जो बचता है कॉन्जुगेट बेस COO-, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, इसलिए ही ये रिएक्शन आगे बढ़ पाती है, यानी प्रोटॉन इसमें से निकल सकता है, या ये प्रोटॉन डोनेटिंग या एसिडिक ग्रुप के नाम का काम कर सकता है। तो हमें ये पूछा गया है इनमें से कौन सा ऐसा एसिड है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पिक्रिक एसिड है वो ऐसा एसिड है जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं है। ये इसमें जो OH हाइड्रोजन है ये निकल सकता है बहुत आसानी से, क्योंकि इसके बाद बनने वाला O-, यहाँ से अगर H+ निकल जाए तो जो O- के बाद ये जो स्ट्रक्चर बनता है, ये जो कॉन्जुगेट बेस है, वो ये 3 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप्स जो -M समूह हैं, ये तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेते हैं मेसोमेरिज्म के द्वारा और कॉन्जुगेट बॉन्ड्स की वजह से, और इस वजह से ये जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा O-, वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। इसीलिए पिक्रिक एसिड का नाम एसिड है, क्योंकि इसमें ये H जो है आसानी से कोई भी बेस निकाल सकता है, तो इसको एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, या फिर ये प्रोटॉन को डोनेट बहुत आसानी से कर सकता है, इस बावजूद इसके कि इसमें COOH ग्रुप नहीं है। सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज़ पिक्रिक एसिड। लेकिन साथ ही जान लेते हैं कि बाकी किन कंपाउंड्स के बारे में इन्होंने पूछा है, क्योंकि अक्सर जो जिनके नाम यहाँ पर दिए हुए होते हैं उन के ऊपर भी दूसरे पेपर्स में या दूसरे क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है पायरुविक एसिड, जिसका ये देखिए COOH ग्रुप है, यहाँ एलानिन दिया हुआ है, ये रहा COOH ग्रुप। सिनेमिक एसिड दिया हुआ है, ये है COOH ग्रुप। तो ये सारे कंपाउंड्स हैं जिनमें COOH ग्रुप थे और इसमें नहीं था। सो दिस वॉज द आंसर एंड एक्सप्लेनेशन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बेयर विनेगर ऑक्सीकरण में प्रयुक्त ऑक्सीकारक है। बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन जो है वो नेट, JRF और जैम में
और आरपीएससी में काफ़ी पूछा जाता है। तो हम देख लेते हैं, याद कर लेते हैं एक बार, क्योंकि बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन के ऊपर हमने कई क्वेश्चंस किए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। लेट अस सी व्हाट हैपेंस। ये जो सी डबल बॉन्ड ओ है, उसका जो सी सी बॉन्ड है वो ब्रेक होता है, और इसमें भी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है। उसके बारे में हम पहले वाले वीडियोस में बहुत बात कर चुके हैं, जानकारी ले चुके हैं। कुल मिला के यहाँ जो हमें याद रखना है वो ये कि ये कार्बोनिल ग्रुप जो है एस्टर में कन्वर्ट हो रहा है, और इसको इस ऑक्सीडेशन के लिए मदद कर रहा है परऑक्सी एसिड, और यही है रिएजेंट बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। तो इस जो बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, जो वो कई तरह के पर ऑक्सी कंपाउंड्स के द्वारा ये हो सकता है, जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड, 3-क्लोरो-परबेंजोइक एसिड, इस तरह से, और भी परऑक्सी ट्राइफ्लोरोसिटिक एसिड इत्यादि जो रिएजेंट्स हैं उनके द्वारा बेयर विनेगर रिएक्शन हो सकता है। हमारे पास यहाँ जो ऑप्शंस दिए हुए हैं KMnO4, HNO3, CrO3, ये सारे गलत हैं, आपको मालूम ही है, क्योंकि इसमें पर एसिड जो है सबसे पहले वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, दैट इज़ परबेंजोइक एसिड। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछा है पिकअप एन इमिनो एसिड। इमिनो ग्रुप से जब भी हम इमिनो सोचते हैं तो सी डबल बॉन्ड एन, इस तरह से सी डबल बॉन्ड NH, इस ग्रुप को इमिनो ग्रुप कहा जाता है। इसके अलावा अगर NH है और कार्बन नाइट्रोजन दो अलग अलग एल्किल ग्रुप से बॉन्डेड है, उसको भी इमिनो ग्रुप कहा जाता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात कर रहे हैं। आइए देखते हैं हमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो कौन से हैं। हमें देखिए जो एमिनो एसिड्स हैं उनके स्ट्रक्चर के बारे में, इससे पहले वाले ऑप्शन एक क्वेश्चन में भी एमिनो एसिड आया था। तो जो एमिनो एसिड्स के जो कॉमन जो स्ट्रक्चर्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स में आप उनके बारे में आपको पूरा ध्यान होना चाहिए, उनका स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। तो लिखकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे लिखकर तो सीरीज़ आपको याद हो जाएगी। यहाँ इन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन सा इमिनो एसिड है, उसके लिए उसका स्ट्रक्चर जानना ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं कि प्रोलीन जो है उसका स्ट्रक्चर ये है, सिस्टीन का स्ट्रक्चर ये है जिसमें NH2 है, सीरीन का स्ट्रक्चर उसमें NH2 है, टायरोसिन के स्ट्रक्चर में NH2 है। तो ये तो इमिनो एसिड नहीं है। और प्रोलीन का जो स्ट्रक्चर है उसमें आप देख सकते हैं ये जो NH है, एक ये CH से बॉन्डेड है, ये नाइट्रोजन, और एक दूसरे CH2 से, ये दो अलग अलग तरह के कार्बन से बॉन्डेड है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि दिस इज़ द करेक्ट आंसर फॉर इमिनो एसिड। सो दिस वाज आल्सो क्वाइट इजी और डायरेक्ट। ये तीर का जो निशान यहाँ पर है वो यहाँ से होना चाहिए था, थोड़ा शिफ्ट हो गया है वीडियो जब इसको कंप्रेस किया गया तब। जान लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले जान लेते हैं कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स किसे कहते हैं। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स में जो मेटल होता है वो डायरेक्टली किसी कार्बन से कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड होना चाहिए। तो हैविंग कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन मेटल एंड कार्बन एटम्स। और कैसा कार्बन एटम? ऑर्गेनाइल ग्रुप का, किसी ऑर्गेनिक जो ग्रुप है उसके ग्रुप के कार्बन से मेटल बॉन्डेड होना चाहिए। याद रखने वाली बात यह है कि मेटल साइनो कॉम्प्लेक्सेस आर नॉट कंसिडर्ड एज ऑर्गेनोमेटालिक ग्रुप। इस बात को आप एकदम ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जो साइनो ग्रुप वाले कंपाउंड्स हैं उनको ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के नाम से नहीं जाना जाता है, जबकि मेटल कार्बोनाइल कंपाउंड्स को ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के नाम से जाना जाता है। हमें दो बातें याद रखनी है खास तौर से कि साइनो कॉम्प्लेक्सेस आर नॉट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। हमें याद रखना है कि कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए बिटवीन मेटल एंड द कार्बन एटम्स इन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए
आइए करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। तो ये कुछ कंपाउंड्स हमको दिए हुए हैं और सभी में देखिए आप कार्बन है, ये रहा कार्बन है आपको कंफ्यूज करने के लिए। सो आपको इनके स्ट्रक्चर्स का पता होना चाहिए। आप देखते ही ये पता कर सकते हैं कि इसमें CN ग्रुप है, तो ये क्वेश्चन ये जो है आंसर नहीं होगा इस क्वेश्चन का। आप देख सकते हैं कि टाइटेनियम के साथ यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, तो नहीं हो सकता। ये भी C2O4 जो है ऑक्सीजन का बॉन्ड इसमें होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इस तरह से ये जो आंसर है दैट इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें प्लैटिनम जो है वो ऑर्गेनिक ग्रुप से डायरेक्टली, ये बेटल ऑर्गेनिक ग्रुप से डायरेक्टली बॉन्डेड है। बाकी जो हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर ट्राईऑक्सालेटोक्रोमेट का स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन और क्रोमियम के बीच में बॉन्ड्स हैं सारे, तो ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड नहीं था। ये साइनो ग्रुप है, नहीं जो है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड इनको नहीं कहा जाता है। यहाँ पर भी टाइटेनियम के साथ आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन का बॉन्ड है, तो ये भी नहीं था। तो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन एंड दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इससे पहले कि नेक्स्ट क्वेश्चन करें, याद कर लेते हैं कि ओपन-योर ऑक्सीडेशन किसे कहा जाता है। ओपन-योर ऑक्सीडेशन में देखिए आप एक अल्कोहल है एसीटोन की प्रेजेंस में, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपेक्साइड के प्रेजेंस में ये जो अल्कोहल है वो कीटोन, सेकेंडरी अल्कोहल वो कीटोन में कन्वर्ट हो गया है। इसका ऑपोजिट जो रिएक्शन है वो मीरविन पॉन्ड्रा वर्ली रिडक्शन रिएक्शन है। और यहाँ पर इसकी बात तो रिडक्शन की तो नहीं करते हैं क्योंकि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ओपन-योर ऑक्सीडेशन से है, लेकिन फिर भी ये देख लेते हैं कि मीरविन पॉन्ड्रा वर्ली रिडक्शन में आप जो कार्बोनाइल कंपाउंड है वो सेकेंडरी एसिमेट्रिक, अगर ये दोनों एक जैसे नहीं हैं तो वो इस तरह से सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें इस बात को हम याद रखते हैं कि एल्यूमिनियम आइसोप्रोपेक्साइड जो है इसमें यूज़ किया गया है। और ये ओपन-योर ऑक्सीडेशन मेथड जो है वो एक जेंटल मेथड है, यानी इजीली ये रिएक्शन होती है। तीव्र कंडीशंस या हैज़र्डस या पॉल्यूशन फैलाने वाले, बहुत अधिक पॉल्यूशन फैलाने वाले रिएक्शंस में ये नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज़ यूज्ड इन ओपन-योर ऑक्सीडेशन। ये नहीं है NaBH4, LiLH4 नहीं है, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड नहीं है, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपेक्साइड है जो कि ओपन-योर ऑक्सीडेशन में यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से ये आंसर काफ़ी डायरेक्ट था और इजी था। इससे पहले कि नेक्स्ट क्वेश्चन करें, याद कर लेते हैं सेलेनियम डाइऑक्साइड जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये एलाइलिक ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स के लिए ख़ास तौर पर यूज़ किया जाता है। आप देख सकते हैं एलाइलिक जो कंपाउंड है उसका ये देखिए OH या एलाइलिक और अल्कोहल या फिर आप कार्बोनाइल कंपाउंड में फर्दर ऑक्सीडेशन इसका हो सकता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ सीधे डायरेक्टली इसका 1,2 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड में भी ऑक्सीडेशन हो सकता है। इस तरह से कार्बोनाइल कंपाउंड का जो एल्काइंस हैं उनका भी सेलेनियम डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीडेशन हो सकता है। आप देख सकते हैं 1,2 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड में या फिर कीटो एसिड्स में इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो सेलेनियम डाइऑक्साइड से ये ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होते हैं, ये जो हमें याद रखने हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो हमें याद रखनी है वो है कि रेने निकल से एल्कीन्स का हाइड्रोजनेशन होता है, हालांकि ये सिस हाइड्रोजनेशन होता है। और याद कर लेते हैं LDA लिथियम डाइसल्फाइड एमाइड, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। और आप देख सकते हैं कि ये नाइट्रोजन जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनर यानी बेस की तरह यहाँ पर काम कर रहा है। और इसके साथ खास बात यह है कि डाइआइसोप्रोपाइल, ये दोनों बड़े ग्रुप हैं जो स्टेरिक हिंडरेंस करते हैं, त्रिविम बाधा उत्पन्न करते हैं, जिसकी वजह से देखिए ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड है इसके दोनों तरफ, जैसे यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है लेकिन ये जो हाइड्रोजन है उसके साथ ये 2 मेथल ग्रुप्स हैं। यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसके साथ 2 हाइड्रोजन और हैं, तो इनका आकार छोटा है, मेथल ग्रुप का आकार या साइज़ बड़ा है। यानी इधर की तरफ जो हाइड्रोजन
इधर की तरफ जो हाइड्रोजन है उसके आसपास त्रिविम बाधा या स्टेरिक एंडोरेंस ज़्यादा है और इधर जो है स्टेरिक एंडोरेंस कम है। इसलिए जो LDA है वो उस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है जिस पर त्रिविम बाधा कम है, क्योंकि खुद इसके ऊपर जिस बड़े ग्रुप्स लगे हुए हैं। इस तरह से ये सिलेक्टिव रिएजेंट हो जाता है और इनोलेशन जो है हाइड्रोजन जो निकालता है एक खास दिशा से निकालता है, इस दिशा में, इस डायरेक्शन में इनोलेट फॉर्मेशन नहीं होगा। तो हमें ये याद रखना है कि ये एक बेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, हमने जो अब इंफॉर्मेशंस देखें इससे पहले उनके ऊपर थोड़ा सा बेस्ड है। अ रिएजेंट यूज्ड फॉर सिस हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ डबल बॉन्ड। तो सिस हाइड्रोक्सिलेशन डबल बॉन्ड सिलीनियम डाइऑक्साइड के साथ नहीं होता, रेने निकल के साथ नहीं होता, रिडक्शन होता है, इसमें ऑक्सीडेशन होता है। LDA इट इज़ अ बेस जो हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करने के लिए है। अगर आपको इतना भी याद है तो भी आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में कई बार जो हमें करेक्ट आंसर है वहाँ तक पहुँचने के लिए जो नेगेटिव है उसका पता होना भी ज़रूरी होता है, उससे भी हम करेक्ट आंसर पे पहुँच सकते हैं। ज़रूरी नहीं हो कि हमें ये तो खैर इजी था कि उस ऑस्मियम टेट्राक्साइड के बारे में मान लो हमें नहीं मालूम है, सपोज 1% के हमें नहीं मालूम है, लेकिन हमें इन तीनों रिएजेंट्स के बारे में मालूम है तो भी हम इस आंसर तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ इसकी मैकेनिज्म वगैरह तो कुछ लिखनी नहीं है, प्रोडक्ट लिखने नहीं है, इन्होंने सिर्फ ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम आसानी से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। हालांकि हमें मालूम है कि ऑस्मियम टेट्राक्साइड जो है डबल बॉन्ड को का सिस हाइड्रोक्सिलेशन करता है। यहाँ सोडियम बाइसल्फाइड यूज़ किया गया है, वाटर का भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। और आपको बता दें कि ऑस्मियम टेट्राक्साइड क्योंकि एक महंगा रिएजेंट और टॉक्सिक रिएजेंट है, तो इसको कैटालाइटिक अमाउंट में आजकल यूज़ किया जाता है और ग्रीन केमिस्ट्री में इसका यूज़ या तो ना करें या फिर बहुत कम अमाउंट में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले याद कर लेते हैं कि ब्रोमीन और वाटर के प्रेजेंस में कार्बोनिल जो ग्रुप्स हैं उनका इस तरह से ऑक्सीडेशन हो रहा है COOH ग्रुप में। ये हमें याद रखना है कि कार्बोनिल ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर देता है। इसके अलावा हम यहाँ देख रहे हैं कि दो कार्बोनिल ग्रुप्स हैं, अगर आसपास हैं तो लेड टेट्राएसिटेट के साथ LDA जिसे कहते हैं लेड टेट्रा एसिटेट LTA के साथ जो है ये जो बॉन्ड है C डबल बॉन्ड O के बीच में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है उसका क्लीवेज हो जाता है या वो टूट जाता है और इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त होता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो रिडक्शन करता है और अपचयन करता है। आप देख सकते हैं कि एस्टर से हमको ये अल्कोहल प्राप्त हुआ है और इस तरह से इसका मैकेनिज़्म है। हालांकि मैकेनिज़्म के बारे में हमें यहाँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके ऊपर बेस्ड नहीं है, लेकिन आप में से जो भी अब नोट्स बना रहे हो या प्रैक्टिस कर रहे हो तो वीडियो को पॉज करते हुए इन रिएक्शंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग पेज में अलग अलग टॉपिक्स को आप लिखें तो एग्जामिनेशन से ठीक पहले रिवाइज करने के लिए आसानी होगी। याद कर लेते हैं कि ब्रूअर्स ईस्ट या बेकर्स ईस्ट जो कि एक ग्रीन रिएजेंट है, ग्रीन रिएजेंट पे आजकल खूब जोर दिया जाता है। ग्रीन रिएजेंट इसलिए है क्योंकि नेचर से ही इसको प्राप्त कर सकते हैं। नेचर में जो एंजाइम्स होते हैं और जो रिएजेंट्स होते हैं उनकी जो स्टीरियो केमिस्ट्री होती है वो स्पेसिफिक होती है, ख़ास होती है स्टीरियो केमिस्ट्री, और जिस वजह से और वो स्ट्रक्चर में भी बड़े होते हैं, उसमें त्रिविम बाधा होती है, उनका स्ट्रक्चर बड़ा होता है, इसीलिए वो एक ख़ास दिशा से ही रिएजेंट के या सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक कर सकते हैं। जैसे कि जिस एंजाइम्स हैं वो प्रिलॉग रूल को फॉलो करते हुए जिस दिशा में स्मॉल ग्रुप है उस दिशा से आक्रमण करते हैं, और आप देख सकते हैं C डबल बॉन्ड O का यहाँ रिडक्शन हुआ है लेकिन एक ख़ास दिशा से एंजाइम ने आक्रमण किया है। तो इसी बात को फॉलो करते हुए इसी प्रिंसिपल को फॉलो करता है बेकर्स ईस्ट भी, और इसमें आप देख सकते हैं जो एस्टर ग्रुप का जो C डबल बॉन्ड O है वो रिड्यूस हुआ है, लेकिन रिड्यूस एक ख़ास स्टीरियोकेमिकल प्रोडक्ट को ही वो देता है, यानी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को ही देता है। दोनों तरह के एनैंशियोमर्स को वो नहीं प्रदान करता या दोनों तरह के आइसोमर्स को नहीं प्रदान करता। ये खासियत है
सारे ऑर्गेनो या ग्रीन रिएजेंट्स की ख़ास तौर से जो एंजाइम्स हैं जिनका हम यूज़ करते हैं तरह तरह के ग्रीन रिएक्शंस के लिए। तो यहाँ देखें द रिएजेंट्स सूटेबल फॉर स्टीरियो स्पेसिफिक रिडक्शन ऑफ बीटा कीटो एस्टर एंड बीटा डाइकीटोन। तो रिडक्शन पूछा है, वो भी स्टीरियो स्पेसिफिक पूछा है, क्योंकि ग्रीन केमिस्ट्री पे जोर है। जब भी ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं, आपको अगर इसके बारे में नहीं मालूम है तो भी चलेगा, इसके बारे में नहीं मालूम है तो भी चलेगा, एलटीए के बारे में मालूम नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन जो सबसे पहले आपको इनके बारे में ना मालूम होते हुए भी स्टीरियो स्पेसिफिक बोला हुआ है, तो सीधे जो ऑर्गेनो बेस्ड, नेचर बेस्ड, नॉट ऑर्गेनो बेस्ड, नेचर बेस्ड जो कंपाउंड है, जब बेकर ईस्ट, उसके ऊपर आपका ध्यान जाना चाहिए, भले इसका मैकेनिज्म आपको ध्यान हो या ना हो। तो इस तरह के जो रिडक्शंस या रिएक्शंस होते हैं जो एकदम ख़ास स्टीरियोकेमिस्ट्री वाले होते हैं, और हमारे पास अगर खूब सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें जो नेचुरल ऑप्शन है, जो ग्रीन ऑप्शन है, वही सबसे पहले आप चुनेंगे। सो दिस वाज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आंट आइस्टर्ट सिंथेसिस को याद कर लेते हैं। इसमें जो कार्बोक्सिलिक कंपाउंड है उसको दूसरे कार्बोक्सिलिक कंपाउंड में कन्वर्ट किया जाता है। ये थाइनल क्लोराइड, डायज़ोमीथेन, सिल्वर ऑक्साइड एंड वाटर के प्रेजेंस में, और आप देख सकते हैं कि एक कार्बन एटम ज़्यादा है इसके तुलना में, जिससे हम स्टार्ट हुए थे उसमें एक कार्बन एटम कम है, और जो प्रोडक्ट है उसमें एक कार्बन एटम ज़्यादा है। तो इस तरह से ये जो सिंथेसिस है इसमें हायर होमोलोग, यानी ऐसा कंपाउंड जो कि इसके तरह ही है, सेम फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन एक CH2 ग्रुप इसमें ज़्यादा लगा हुआ है, एक कार्बन इसमें ज़्यादा है। तो इस सिंथेसिस को कहेंगे आंट आइस्टर्ट सिंथेसिस। और ये जो हो रहा है ये थाइनल क्लोराइड के साथ, पहले इसका जो OH है उसकी जगह Cl लग गया है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था। और आप देख सकते हैं यहाँ पर डायज़ो ग्रुप है, कीटो डायज़ो ग्रुप है, और कीटो डायज़ो कंपाउंड बना है, और फिर उसका जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्शन हुआ है। तो इस से हम जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है ये ही यहाँ लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ पर वाटर की जगह अगर हम अल्कोहल यूज़ करते हैं तो हायर एस्टर हम इस एसिड का प्राप्त कर सकते हैं। उसी तरह से अगर हम अमोनिया यूज़ करते हैं तो इसी एसिड का हायर एमाइड हम प्राप्त कर सकते हैं। ये वेरिएशंस है आंट आइस्टर्ट रिएक्शन के। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड इन आंट आइस्टर्ट सिंथेसिस ऑफ एसिड। एसिड के सिंथेसिस के बारे में पूछा गया है। तो ऑस्मियम टेट्रोक्साइड यूज़ नहीं होता, सेलेनियम डाइऑक्साइड यूज़ नहीं होता। या ध्यान रखिए कि ऑस्मियम टेट्रोक्साइड और सेलेनियम डाइऑक्साइड के बारे में क्वेश्चंस आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो इन रिएजेंट्स का आप थोड़ा सा इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं या ये ऑप्शंस में आ सकते हैं। डायज़ोमीथेन हमको दिया हुआ है, दैट इज़ द करेक्ट आंसर फॉर आंट आइस्टर्ट सिंथेसिस ऑफ एन एसिड, हायर एसिड। और NaH4 ये भी नहीं है। तो ये जो ऊपर के दोनों ऑप्शन से ये नीचे वाला ऑप्शन नहीं है, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। और ये भी जो है डायरेक्ट क्वेश्चन था। लेट्स look into the next information. Thielase, Shishibabin and Mueller's hydrocarbon, ये क्लासिकल कैकुले डाई रेडिकलाइड्स हैं। डाई रेडिकलाइड्स ये आपको याद रखने हैं। ये देखिए डाई रेडिकल हैं, और यहाँ ये देखिए N लिखा हुआ है। N का मान, N की वैल्यू अगर 1 है तो थियलेज हाइड्रोकार्बन होगा। अगर N=2 है तो उसे शिशिबैबिन हाइड्रोकार्बन के नाम से जाना जाएगा, और म्यूलर होगा अगर N=3 है। तो इसके ये क्विनेनॉइड जो स्ट्रक्चर्स हैं, रेजोनेटिंग फॉर्म्स हैं इन डाई रेडिकल के, वो ये क्विनेनॉइड जो है वो फॉर्म्स होते हैं। तो अगर इनके ऊपर क्वेश्चन आता है तो हमको ये N की वैल्यूज़ जो यहाँ है, यानी बीच में जो आने वाले जो बेंजीन रिंग की जो संख्या है वो हमको देख लेनी है, कितनी है, उसके ऊपर हम तय करेंगे कि वो इनमें से कौन सा रिएजेंट है। इस बात को ध्यान में रखते हुए
आइए करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। पिकअप द शिशोबैबिन हाइड्रोकार्बन। तो इसमें से हम देख सकते हैं कि इसमें डायरेडिकल बनना संभव नहीं है, तो दिस इज़ नॉट एन ऑप्शन। इसमें डायरेडिकल बनना संभव नहीं है, नॉट एन ऑप्शन। इसमें डायरेडिकल बना है, दिस इज़ एन ऑप्शन। इसमें डायरेडिकल नहीं बन सकता है, इट इज़ नॉट एन ऑप्शन। तो ये देखिए, ये जो डायरेडिकल है यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसका रेजोनेटिंग फॉर्म ये है जो कि इन्होंने यहाँ पर हमको क्वेश्चन में ये ऑप्शन हमको दिया था। सो दिस वाज आल्सो वेरी डायरेक्ट। तो ये सारा जो हमने आज किया वो तरह तरह के रिएजेंट्स या मॉलिक्यूल को नेम करने के लिए ये क्वेश्चंस एमसीक्यूज थे। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।